डॉक्टर पीयूष जैन, फाउंडर फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया, आइए। और प्रणव प्रखर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, एडिटर इन चीफ हैं विजन टीवी वर्ल्ड। थैंक यू जैनन जी। ये इत्तेफाक कहें या ज़िंदगी का दस्तूर कि स्पोर्ट्स हमेशा आखिरी में आता है ये बहुत स्ट्रेंज है, बट आई थिंक जो देर आते हैं दुरुस्त आते हैं। जिस तरीके से फिजिकल एजुकेशन सर अब एक सांसद खेल के रूप में भी बन चुका है। आप तो फिजिकल एजुकेशन एक पहला स्टेप होता है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जाने के लिए, और जिस तरीके से आपने इसको पहले सींचा वो जर्नी सर हम जानना चाहेंगे कि कैसे फिजिकल एजुकेशन आप लोगों ने इसको कैसे प्राथमिकता देना शुरू किया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में लोग सोचते हैं हम तो टहल लिए, चल लिए और थोड़ा खेल कूद लिए, साइकिल चला लिए, हो गई। थोड़ा ये मिथ को ब्रेक कीजिए, क्योंकि आज आपका होना यहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात ही नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने की बात है। और आपसे ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन से ज़्यादा और कौन इसको समझ पाएगा। जो दुविधाएं हैं, पैसे की दुविधाएं हैं, टैलेंट स्काउट की दुविधाएं हैं, लेकिन उससे पहले फिजिकल एजुकेशन जो अब थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर हैं इसके, अब मूव करता जा रहा है। थैंक यू प्रखर जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने मुझे यहाँ पर इस मंच पर बोलने का मौका दिया। और जैसा आपने शुरुआत करी कि स्पोर्ट्स अंतिम जगह पर ही आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2047 के जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो पिछले 75 साल की जो जर्नी हमारे देश ने तय की है, तो जिसमें फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स को सबसे नीचे पायदान पर माना जाता था, अब पिछले कुछ सालों में कुछ पायदान उठ गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नंबर 1 पे हो गया है, बट वो अब नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हो गया है। जहां तक बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो जब खेल होता है ना, या जैसे आपने सांसद खेल महोत्सव की बात की, मैं बहुत बेसिक बात बताने जा रहा हूं आपको कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स दो अलग अलग सेगमेंट हैं। एक बस चल रही है, 2 पहिए हैं, एक पहिया फिजिकल एजुकेशन है और एक पहिया स्पोर्ट्स है। हम लोग अक्सर एक लेमैन पीपल भी और एक एक्सपर्ट आदमी भी, हम लोग यहां एक गलती कर जाते हैं कि हम केवल स्पोर्ट्स की बात करना शुरू करते हैं। हमको अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन तो बनाना है, लेकिन वो बनेगा कैसे, उसकी पहली सीढ़ी फिजिकल एजुकेशन है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है देश भर में। देश में स्कूलों में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो एक सेगमेंट है फिजिकल एजुकेशन, यदि हम लोग ग्रास रूट से इसको इंप्लीमेंट कर दें 100%, तो मैं 100% श्योर कर रहा हूं कि हम लोगों की एक मेडलों की बाढ़ आ जाएगी। देखो, 2-3 चीजें आप समझने की कोशिश करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है कि अभी हम लोग किस तरह से मेडल लेके आते हैं, देश में मेडल कैसे लेके आते हैं, क्योंकि सबको ना वहां पर वो चाहिए ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, नेशनल मेडलिस्ट गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, एशियन मेडलिस्ट गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, हम उसी की बात करते हैं, हमें मेडल चाहिए। हो क्या रहा है कि हमारा पिरामिड बेस नहीं बनाता। इस पूरे देश में यदि खेलों की बात करोगे तो देश की 125 करोड़, अब तो 1 अरब 35 करोड़ हो गए हैं, उसमें कितने लोग खेल रहे हैं और कितने मेडल ले रहे हैं। और वहीं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, चाइना, अमेरिका, रसिया, उनमें कितने लोग ग्रास रूट पर खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पिरामिड बेस्ड नहीं है कि नीचे बहुत सारे लोग खेले और मॉडल टॉप पे पहुंच गया। हमारे यहाँ कुछ ही लोग खेल रहे हैं और उनमें से कुछ अच्छे निकले। जैसे 100 लोग खेले और 100 में से 10 लोग अचीव कर गए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि 10 करोड़ लोग खेल रहे हैं और उनमें से 1 लाख लोग अचीव कर जाएं। उस 10 करोड़ को खिलाने के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, स्कूल एजुकेशन में लेके आना जरूरी है, जो पार्ट अभी तक मिसिंग है। थोड़े प्रयास हो रहे हैं। जैसे मैंने एक संस्था बनाई पैफी, मैं आई वॉज वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, बट मुझे लगा कि इस सेगमेंट में काम करने का बहुत स्कोप है।
तो हम लोगों ने पैफी बना के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को सम्मान दिलाने की बात करी, और मैंने 2015 में जॉब छोड़ी और उसके बाद 2019 में भारत सरकार ने उसको एज ए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संस्था का दर्जा दिया हमारे प्रयासों के ऊपर, पैफी को, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। तो मैं बात करता हूं हमेशा कि हमको बेस बड़ा बनाना हुआ। हमें ऐसा नहीं है कि एक अभिनव बिंद्रा निकला शूटिंग में, उसके बाद कोई निकल ही नहीं रहा, एक राज्यवर्धन राठौर निकले, अभी हम 7 मेडल आए हैं, 125 करोड़ की आबादी में 7 मेडल, और हम फूल के कुप्पा हुए हैं। हमने 125 साल की ओलंपिक की जर्नी में 1 मेडल लिया है, पहला एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा का, और हम फूल के कुप्पा हैं। क्यों? क्योंकि हम जो मेडलिस्ट है, जो जीता है, हम उसमें अपना स्टार देखने लगते हैं कि या इसने हमारी जिंदगी को वो कर दिया। हम अपने सराउंडिंग्स में स्टार्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये मेरा मानना। सर, आपने कई इंपॉर्टेंट बातें बताई स्पोर्ट्स के बारे में। हम ना एंड रिजल्ट, आपका कहने का मतलब एंड रिजल्ट, एक बार बहुत साल पहले एफ्रो एशियन गेम्स हैदराबाद में हुआ था, अब 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया होगा लगभग। तो वहाँ पे लोगों ने, सुरेश कलमाडी जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उनसे, और वो उस वक्त ये भी थे एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ललित बनोट जी, तो वहाँ पे लोगों ने यही कहा कि अरे आपके कितने मेडल आएंगे एफ्रो एशियन गेम्स में, हिंदुस्तान क्या करेगा, अफ्रीका तो मैराथन में आगे है, वेस्ट और सारे कंट्रीज़ तो एथलेटिक्स में हमसे आगे हैं। बहुत सही बात है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि 8वां पोजीशन तक यदि इंडिया पहुंचता है किसी स्पोर्ट्स के एक सब डिसिप्लिन में, तो वो भी एक अचीवमेंट है। उसको, उसकी संकल्पना, उसका सोचना और उसको हमें अपने आप में अंतर्निहित करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, बिकॉज स्पोर्ट्स में जैसे पॉलिटिशियन में कहते हैं कि अच्छा ये काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, ये विधानसभा लड़ा, ही इज़ अ कैंडिडेट, वेदर ही इज़ अ विनर दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। अच्छा ये लूजिंग में 5वें नंबर पे था, हम वहाँ तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में हम क्यों इतनी कोताही करते हैं? देखो, यदि ओलंपिक मोटो की बात की जाए, पियरे दी कुबर्टिन जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक की स्थापना करी, मॉडर्न ओलंपिक को शुरू किया, तो उनका पहला वाक्य क्या है ओलंपिक का, जिसे कोई पढ़ता नहीं है, कि पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग। ये पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक की, और ओलंपिक किए क्यों जाते थे? ओलंपिक मेडल के लिए नहीं किए जाते थे कि हमने ओलंपिक को, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। ओलंपिक खेलों को सिर्फ इसलिए किया जाता था क्योंकि जब हमारे एंशिएंट ओलंपिक होते थे तो वो 2 कंट्रियां होती थी, स्पार्टा और एथेंस, उनमें पूरे 12 महीने युद्ध चलते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इस युद्ध को रोकने का एक मीडियम क्या है? इस युद्ध को रोकने का मीडियम खेल है, कि भाई 2 महीने के लिए सब लोग ब्रेक कर दो अपना युद्ध और खेल के मैदान में आके खेलो। और वहां कोई गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं दिया जाता था, उनके सर पे एक पत्तियों का बनाया हुआ झाड़ फूक सा लगा दिया जाता था, जिसको हम क्राउन बोलते थे। ये जब नए मॉडर्न ओलंपिक की परिभाषा डेवलप हुई, जिसमें ये कहा गया कि हम गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज देंगे जीतने वाले को, और तब कंपटीशन शुरू हुआ। तो चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, जीतने वाले के सर पर ही मोहरा बनता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और वीनेस फोगट को हटा दो, मैं नहीं समझता कोई उसको कवर करने जा रहा होगा। ऐसी घटनाएं रोज होती हैं स्पोर्ट्स के सेक्टर में, लेकिन चूंकि मेडलिस्ट बैठा है, चूंकि साक्षी मलिक बैठी है, बजरंग पूनिया बैठा है, इसलिए वो नेशनल न्यूज है, इसलिए वो देश में एक क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वही चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं, आप इसको हटाओ, आप ग्रास रूट पे एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करो जिसमें लोग सिर्फ खेलें, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलपमेंट की बात होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मैं 2015 में चाइना गया, बीजिंग में, एक यूनिवर्सिटी थी वहां पर, कैपिटल यूनिवर्सिटी। शाम के टाइम पर उस यूनिवर्सिटी के एथलेटिक कोर्ट पे, मतलब इंडोर 200 मीटर का एथलेटिक ग्राउंड था, उसमें से सब कुछ हटा दिया गया और पब्लिक के, मैंने खुद अपनी आंखों से गिने कि 34 बैडमिंटन कोर्ट लगे हुए थे, मतलब वो रबड़ सरफेस बना के बिल्कुल नेक टू नेक लगा रखे थे।
और हर बैडमिंटन कोर्ट पर 4 आदमी खेल रहा था, डबल्स खेल रहे थे। देवर 50-55 ईयर्स 60 ईयर्स ओल्ड लोग थे। तो करीब 34 इंटू 4 करेंगे हम तो करीब 140 लोग एट ए टाइम उस जगह पर खेल रहे थे जहां पर सुबह ओलंपियन प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने ये कल्चर अपने यहां डेवलप नहीं किया। हम लोग खेलते नहीं, हम लोग रोजी रोटी की बात करते हैं, हम लोग दूसरी बात नहीं करते। आज हमने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नहीं जा रहा। आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाके देख लो कितने लोग खेलने जा रहे हैं, वही गिने चुने चेहरे हैं, वही 100-200 लड़के जा रहे हैं। वहां पर 2000 आदमी होना चाहिए था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग होना चाहिए था। वहां 5000 पब्लिक के लोग शाम को वॉक करने जाने चाहिए थे, नहीं जा रहे। हरियाणा क्यों कर रहा है खेलों में आगे? अभी मैं रोहतक में था, थोड़े दिनों पहले दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल का ट्रायल लेने गया था। शाम के टाइम स्टेडियम में 3-4 हजार आदमी की भीड़ थी। मुझे याद है थोड़े दिनों पहले सोनीपत जींद में गया था, एक स्टेडियम बना हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल का। शाम के टाइम बूढ़ी बूढ़ी औरतें अपने उसको पहन के सलवार सूट में ही वॉक कर रही हैं, घूम रही हैं, हाथ हिला रही हैं, कुछ ये जो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है कि सीनियर्स के स्पोर्ट्स का भी अब स्कोप बढ़ गया है। हाँ, अभी वो भवानी देवी जी हैं, 95 ईयर्स में वो विश्व टूर कर रही हैं। कोई सोच सकता है कि 95 साल की उम्र में आप रनिंग दौड़ करके मेडल लेके आ रहे हो देश के लिए, और 3-3 मेडल मतलब रेगुलरली लेके आ रही हैं वो। तो हो क्या रहा है मास्टर, मैं हमेशा कहता हूं खेलों को विनिंग के लिए नहीं खेलो, खेलों को अपने स्वास्थ्य के लिए खेलो। अभी हमसे पहले जो डॉक्टर्स का पैनल चल रहा था, उस पैनल में क्या बात चल रही थी कि भाई हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, ऑर्थराइटिस से कैसे। सबका एक ही सॉल्यूशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ खेलना शुरू कर दो, अपने लिए खेलो, अपने स्वास्थ्य के लिए खेलो। मेडल तो अपने आप आ जाएंगे, मेडल की टेंशन नहीं होती, क्योंकि खेलने वाले लोग कम है। वी ऑल से कि स्पोर्ट्स में पैसे आने चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फलाना ठिकाना। वेस्टर्न यूरोप में और यूएसए, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 70% एडवर्टीजमेंट इज और स्पॉन्सरशिप मनी कम्स फ्रॉम ऑल द स्पॉन्सरशिप मनी गोज टू द स्पोर्ट्स। हमारे यहाँ 2%, 3%, 4%। 4% आई थिंक इट इज मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। ये कब बदलेगा? देखो, वो भी तभी बदलेगा जब हम स्पोर्ट्स कल्चर बदलेंगे। आप देख के सोच के देखो, एक मेडल आता है, वो खिलाड़ी 100 करोड़ का मालिक तो आने से पहले हो जाता था, एयरपोर्ट पर उतरने से पहले। मैं कहता हूं उसको 100 करोड़ मत दो, आप वो 100 करोड़ रुपए जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं उनको दे दो। हमारे यहां प्रॉब्लम डिफरेंट है। हमारे यहां जो जीत के आता है, मेडल विनर है, उसको हम सब कुछ देने को तैयार हैं। एक एक मेडलिस्ट 500-500 करोड़ से लोगों का, नीरज चोपड़ा की बर्थ वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से ऊपर सिर्फ एक ओलंपिक मेडलिस्ट से हो गई। उसी को देख के बाकी सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। मैं नॉर्वे गया, मैं नॉर्वे एम्बेसी में एक प्रोग्राम था स्पोर्ट्स का, तो मुझे भी बुलाया गया था। वहां अभिनव बिंद्रा जी आए हुए थे। तो नॉर्वे का ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ पैनल में था, और वो मुझे बोलता है, पीयूष जी हमारे यहाँ पर 50 लाख की आबादी है, हमारी इंडिया की, दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है, दिल्ली से 6 गुना छोटा देश। वो कहता है हमने पिछली साल 35 मेडल जीते थे ओलंपिक में, समर में और विंटर दोनों मिला के, वो ओलंपिक का। कह रहे हमारे यहाँ मेडलिस्ट ऐसे ही घूमता है कि साग सब्जी भी हमारे साथ खरीद रहा है, वो अपने बच्चे को लेके जा रहा है। यहाँ मेडलिस्ट जब आता है ना, तो मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मुझे पता है, मैंने पैफी के कार्यक्रम में मैं मेडलिस्टों को बुलाता हूँ, तो मैं क्या क्या नहीं करना पड़ता उस सब चीज। तो जब तक हम पब्लिक का माइंडसेट नहीं बदलेंगे, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आप चूंकि न्यूज चैनल से हैं और पत्रकारिता में आपका बड़ा नाम है, आपने एक स्टोरी सुनी होगी। कुछ दिनों पहले शिवपुरी में एक बच्चे ने 100 मीटर दौड़ दौड़ी थी, और उसका उस समय टाइमिंग 11-12 सेकंड कुछ दिखाया गया था, और मैं शुरू से उसका अपोज किया पब्लिकली। मैंने मीडिया के चैनल्स पे आकर कहा ये गलत है। वो 100 मीटर बच्चा दौड़ा, 100 मीटर, और बड़े मीडिया स्टोरियों थी कि भारत को उसका हुसैन बोल्ट मिल गया, बड़े मीडिया चैनलों की। वो लड़का 7 दिन तक कंटिन्यूअस टीवी चैनलों पे था, अब ये होने वाला है, अब हुसैन बोल्ट का टाइमिंग इतना था। और मैं कह रहा हूं वो 100 मीटर जब दौड़ा था, तो उसके जिस दोस्त ने टाइम लिया था वो सही लिया था, वो 100 मीटर पूरा भी था नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने उसमें अपना नायक ढूंढा। भारत सरकार ने, सीएम ने, बुधिया तो एक अलग केस था, ये शिवपुरी का भी लेटेस्ट केस था। सीएम जी ने ट्वीट किया कि हमारे पास हुसैन बोल्ट है, सीएम शिवराज जी ने, और वो क्या बोलते हैं, खेल मंत्रालय से टीम गई, उसका ट्रायल हुआ।
8 लोग दौड़े थे, वो 8वें नंबर पे था और उसके पीछे सेंसेशन रहा पूरे 2 हफ्ते तक खेल जगत में। तो हमें क्या है, दूसरे लोगों में अपने खिलाड़ी, मतलब जिसे कहते हैं ना, नायक नहीं ढूंढना है, हमको खुद को नायक बनना होगा। हमें अपने आसपास अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सबको खेलों में लेके आना पड़ेगा और खेल को स्वास्थ्य के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। एम्स को खेल के किसी संस्थान के साथ जोड़ना पड़ेगा जो रिसर्च इस तरह की करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट वॉज नेवर इंटेंडेड, मैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ पहले, इट वॉज नेवर इंटेंडेड दैट दिस शुड बी द लास्ट वन of our panel discussion or our discussion. I thought that this could be the beginning point. लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपने जो बातें उठाई हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि इस खेल को ज़ातीय ज़िंदगी दिनचर्या के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, और खेल को सिर्फ मेडल से जोड़ेंगे तो वो कहीं का नहीं रहेगा। और तीसरी बात जो आपने कही कि सेलिब्रिटी डम जो ठीक है, लेकिन यदि आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि यदि एक डिसिप्लिन में किसी को वर्ल्ड फेम मिलता है या नेशनल फेम मिलता है या एशियन फेम मिलता है, उसके उस स्पोर्ट्स में यदि और रुझान हो और इन्वेस्टमेंट हो तो वो बहुत अच्छा होगा सर। यदि शायद आप कुछ कहना एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूँ। आप हमारे इंडिया के सारे ओलंपिक मेडलिस्ट की हिस्ट्री देखो, मैं उनका अपोज नहीं कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से मेडल आता है। किसी ने सिर्फ सुशील को और पीवी सिंधु ने अभी 2 को छोड़ के किसी ने दूसरी बार मेडल नहीं जीता। इस पर भी रिसर्च की बड़ी जरूरत है, दूसरी बार जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं उसेन बोल्ट है या माइकल फिलिप्स है, माइकल फिलिप्स के अकेले के 25 मेडल हैं। हर साल क्यों दौड़ने आता है? उसी 100 मीटर बटरफ्लाई में वो हर साल मेडल ले रहा है, गोल्ड 4 ओलंपिक लगातार ले रहा है। हमने एक बार सिल्वर भी ले लिया, ब्रॉन्ज भी ले लिया, तो एनफ है, बस ठीक है, अब जिंदगी सेटल हो गई। तो कोई नहीं, उम्मीद है जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, बात कर रहे हैं, तो व्यवस्थाएं बदल रही हैं। नो डाउट 2047 तक 100% देश में खेलों में क्रांति आएगी और आ चुकी है। धीमे धीमे है, थोड़ी उसकी रफ्तार धीमी है, बाकी ठीक है सब। थैंक यू वेरी मच फॉर ए वेरी वेरी रोबस्ट, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जैसे भी पीयूष जी कहते हैं वैसे ही आप हैं, वैसे ही आपके जुनून है। आपने खुद कहा कि मैं नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के पेफी बनाया, और पेफी बनाने के बाद उस वक्त किसी को पता कहाँ है? प्रॉब्लम वो है कि हमने स्पोर्ट्स को स्पोर्टिंग स्पिरिट से दूर किया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि देखो क्या है, आज की तारीख में एज ए पेरेंट्स, यदि आप लोगों में से जो पेरेंट्स हैं, उनकी बच्चियां हैं, वो जब ये इंसिडेंट्स देखते हैं तो उनके मन में असुरक्षा की भावना घर जाती है। कल मैं मेरठ में था, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ट्रायल था, गाजीपुर से बच्चे आए हुए थे,
सांजापुर से बच्चे आए हुए थे, तो वो लोग मुझे शिकायत कर रहे थे कि सर इस घटना के बाद से ना पेरेंट्स ने ना बच्चियों को भेजना बंद कर दिया हम लोगों के साथ। पेरेंट्स ने बच्चियों को हम लोगों के साथ भेजना बंद कर दिया, वरना पहले हम लोग बोले नेशनल तक आर्चरी की टीम में तक लेके गए, लेकिन अब पेरेंट्स कह रहे कि नहीं जाएगी बच्चियां। तो नुकसान किसी का नहीं है, ना इस पार्टी का है ना उस पार्टी का, ये तो सब सेटल हो जाएंगे मामले। नुकसान असलियत में खेलों का है कि जब हम ग्रो करने शुरू कर रहे थे, ये पेड़ बढ़ना ही शुरू हुआ था, तब तक इसकी पत्तियां नोचना शुरू हो गई, और ये पत्तियां नोच नोच के इसको फिर खत्म कर देंगे हम लोग। देश में खेल संस्कृति बढ़ेगी ही नहीं। तो बाकी मैं हमेशा होपफुल रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2047 का जो हमारा अमृत काल का पीरियड है 25 साल का, इस काल में खेल बढ़े, शारीरिक शिक्षा बढ़े। और हकीकत बता दूं, एक बात और नोट कर लेना सब लोग, पब्लिकली बोलता हूं, जिस कॉलोनी में प्ले फील्ड्स ज्यादा होंगे, घूमने वालों की जनसंख्या ज्यादा होगी, उस एरिया में हॉस्पिटल्स कम होंगे, कम होंगे, कम होंगे, बीमारियां कम होंगी। हम लोग जब घर चूज करने जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि इस कॉलोनी के पास में सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। हमको ये नहीं देखते आप प्लेग्राउंड कौन सा है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जा सकते हैं। यदि आप लोग मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सा घूम लें फिर लें, तो हमें हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। तो खेल अलग चीज है, खेल ऊर्जा देता है आपको, खेल एनर्जी देता है, सब कुछ देता है खेल। और बाकी यदि किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, जैसे मतलब कोई जिम में कोलैप्स कर गया, तो इट्स रियल चांसेस है कि कोई रियल चांसेस, अब उसकी वजह से हम पूरे सिस्टम को दोष नहीं दे सकते। बस मेरा सबसे यही अनुरोध रहता है कि आप लोग जब भी समय मिले, सुबह शाम ऑफिस में खड़े हो बैठो, कभी भी उठो, तो हाथ पैर हिलाते रहो, उसी से काम चल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। पीयूष जी, आपने बहुत बेबाकी से जो शब्दों का चयन किया वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक यू हैव क्रिएटेड द रिपल इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस। आई थिंक यदि आपके मैसेजेस को लोग इन्फर करें, इंटरप्रेट करें, तो शायद सॉल्यूशन वहीं है। ओवर टू जैनेंद्र जी। जी, बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर और बहुत कुछ इशारे में पीयूष जी ने बात रखी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पीयूष जैन जी। बहुत लंबे समय तक आपने इंतजार भी किया, लेकिन आपकी ऊर्जा वैसी ही बनी रही। और प्रणव प्रखर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक प्लांट और एक मेमेंटो भेंट करके आपका आभार व्यक्त करें विजन टीवी वर्ल्ड की तरफ से। ये सचमुच आज पूरे दिन जो चर्चाएं रही हैं, समय ज़रूर ज़्यादा लगा, लेकिन फिर भी एक सार्थक दिशा में हमने ये प्रयास किया। आपकी करतल ध्वनि, तालियां ज़रूर आपकी होनी चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ विजन टीवी वर्ल्ड प्रणव प्रखर जी, एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए और उनके लिए खास तौर पर, जिन्होंने पूरे लोगों को जोड़ा। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि ऑर्गेनाइजर के तौर पर भी अपना रोल प्ले करें और मॉडरेटर के तौर पर भी उस रोल में सुबह से हर सत्र में, हर सेशन में इन्वॉल्व रहे। लेकिन क्या उनका अनुभव और उनकी पकड़ भाषा से लेकर विषय पर बहुत ही कमाल की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मौके पर उनका सम्मान यहाँ किया जाए। Just one piece of information that I want to share with you is that there is one person who is very close to my heart. Anil Kumar Bhadoria ji is coming in few minutes. जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा सम्मान हो, मैं ज़रूर सम्मान एक्सेप्ट करूंगा। हमारे साथ स्पोर्ट के लोग हैं तो अपने आप एनर्जी है। सर आप हो तो अपने आप एक एनर्जी है। I'll surely take the honor, but we are waiting for another guest and we will also be honoring him. और इस मौके पर बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं और बधाई तो है ही इतना महत्वपूर्ण और सफल आयोजन के लिए। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर दो
निभाना है हमको।